इस इंसिडेंट के अंदर जो हुआ, पहले तो वही लोगों को समझ नहीं आया कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, बट इस इंसिडेंट के बाद जो हुआ, जो ट्विस्ट निकलकर सामने आया, यकीन मानिए उसे जानकर लोग बहुत ज्यादा हैरान थे। इसके अलावा आपके सामने भी एक ऐसी चीज है जिसके साथ हादसा करके आप मुझे हैरान कर सकते हो, और वो है लाइक बटन। इसके साथ मार पिटाई करिए, इसके ऊपर गाड़ी चढ़ाइए, इसको दबाइए, कुछ भी करिए, बट इसके साथ हादसा जरूर हो जाना चाहिए। खैर, साथ ही सब्सक्राइब बटन के ऊपर भी क्लिक कर दें, कमेंट्स में पिक में लिख दें, ताकि आने वाली वीडियो में मैं आप में से किसी एक को शाउट आउट दे दूं। लेट्स डाइव इन। इस इंसिडेंट को समझने के लिए हमें अमेरिका के टेक्सास में जाना पड़ेगा, और यहीं पर बना हुआ है एक बहुत ही बड़ा ह्यूस्टन स्काई डाइविंग स्कूल, जिसके अंदर लोग स्काई डाइविंग सीखते हैं, ऊपर से नीचे कूदते हैं, प्लेन में उड़ते हैं, वो पैराशूट लेकर कूदते हैं। और 1 अगस्त 2009 की सुबह सुबह डेव हर्टस्टॉक नाम का एक व्यक्ति अपनी गाड़ी लेकर सीधा इसी स्कूल के पार्किंग लॉट में पहुंचा। वहां उसने अपनी गाड़ी खड़ी करी, सीधा अंदर गया, अंदर जाकर अपने साथियों से मिला। अब बाकी जितने भी साथी थे इसके, ये सभी के सभी स्काई डाइविंग इंस्ट्रक्टर थे, तो इन सभी ने अपने अपनी ड्रेसेस पहनी, अपने ड्रेसेस पहनकर अपने अपने काम के लिए आगे निकल चुके थे। असल में इस ह्यूस्टन स्काई डाइविंग स्कूल के अंदर ना सिर्फ स्काई डाइविंग सिखाई जाती थी, बल्कि बहुत दूर दूर से टूरिस्ट लोग यहां पर आकर स्काई डाइविंग करने का एक्सपीरियंस भी ले सकते थे। और अब की बार भी ना जाने कितने ही लोग इस वीकेंड का वेट कर रहे थे, अपनी टिकट्स पहले ही बुक करवाकर, कि उनको इसी स्कूल के थ्रू स्काई डाइविंग का मजा लेना है। वो भी ऊपर जाएंगे और ऊपर प्लेन से नीचे जंप लगाएंगे। इसके अलावा इस स्कूल ने टैंडम जंपिंग भी करवानी शुरू कर दी थी। अब आप कहेंगे कि टैंडम जंपिंग क्या होती है, तो असल में आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग तो अपना ही पैराशूट लेकर नीचे कूद जाते हैं प्लेन से, उसको तो नॉर्मली स्काई डाइव जंप कहा जाता है। बट जब कोई व्यक्ति अपने साथ अपना इंस्ट्रक्टर अपने पीछे बांधकर दोनों एक साथ इस हवा में कूदें ऊपर प्लेन से, और दोनों एक साथ ही लैंड करें, उसी को हम टैंडम जंपिंग कहते हैं। इसमें आगे बंधा हुआ व्यक्ति, उसकी कोई भी जिम्मेवारी नहीं होती, ना ही पैराशूट को संभालने की, ना ही पैराशूट खोलने की, ना ही ऊंचाई का ध्यान रखने की। इसमें जो पीछे व्यक्ति बंधा होता है वही इंस्ट्रक्टर होता है, उसी को पता है कि कैसे लैंड करवाना है, कितनी हाइट के ऊपर पैराशूट खोलना है, और पैराशूट आखिर कैसे खोलना है। इसलिए फर्स्ट टाइम जंप करने वाले लोग हमेशा टैंडम जंपिंग ही करते हैं, और ऑब्वियसली आप भी यहां होते तो आप भी यही करते। डेव हर्टस्टॉक नाम का इंस्ट्रक्टर भी इसी स्कूल के अंदर अपनी सेवाएं दे रहा था। अब ना सिर्फ डेव ने बहुत सारे कोर्सेज किए हुए थे स्काई डाइविंग से रिलेटेड, बल्कि उनको यहां पर तकरीबन 850 से भी ज्यादा जंप्स का तजुर्बा था अपनी जिंदगी में, क्योंकि वो बहुत लंबे टाइम से स्काई डाइविंग जंप करते आ रहे थे। अब आप सोच सकते हैं 850 बार वो प्लेन से नीचे कूद चुके थे, और अभी तक उनको काफी अच्छी नॉलेज हो चुकी थी कि आखिर इस चीज को कैसे मैनेज किया जाता है। ये सब करने से पहले डेव की लाइफ कुछ और ही थी। वो असल में छोटे छोटे काम किया करता था। कभी किसी होटल पर जाकर शेफ की नौकरी कर ली, कभी किसी ग्रोसरी स्टोर के ऊपर काम कर लिया, और हाल ही में स्काई डाइविंग करने से पहले डेव एक सोडा बोतल पैकेजिंग कंपनी के अंदर काम कर रहा था। वहीं उसका काम था कि सोडा वाली बोतल्स को डब्बे के अंदर पैक करके आगे भेजना। इसके अलावा डेव का तलाक हो चुका था, उसकी पत्नी उसे छोड़कर जा चुकी थी, तो ऑब्वियसली यहाँ डेव अब अपने आप को बहुत अकेला फील कर रहा था। उसको भी जिंदगी में कुछ करना था आगे। और सन 2004 में डेव के दोस्त ने उसे पहली बार कहा था कि चलो हम दोनों चलकर साथ में स्काई डाइविंग करके आते हैं। अब उसको स्काई डाइविंग के बारे में नहीं पता था, बट जैसे उसके दोस्त ने उसको टैंडम जंपिंग करवाई, ये चीज डेव को इतनी ज्यादा पसंद आई कि उसने इस चीज को पूरे तरीके से एक्सेप्ट कर लिया। और आने वाले लगभग 3 सालों तक डेव लगातार हर हफ्ते इसी स्काई डाइविंग स्कूल के अंदर आकर बार बार वहां से जंप्स करता। पहले उसने टैंडम जंप से शुरू किया था, बट अब तो वो अकेला ही जंप करने लगा। और ये चीज इस ह्यूस्टन स्काई डाइविंग स्कूल के जो मैनेजर्स थे, इनको बहुत ही पसंद आई कि अरे बंदा देखो कितनी अच्छे से जंपिंग कर रहा है, ये तो इंस्ट्रक्टर भी यहां पर बन सकता है। और फाइनली सन 2008 के मिड में इन स्काई डाइविंग स्कूल वालों ने डेव के सामने अपने यहां नौकरी करने का ऑफर रखा, और डेव ने तुरंत ही वो सोडा बोतल वाली फैक्ट्री को छोड़ दिया, वहां रेजिग्नेशन दिया, तुरंत यहां आकर अपनी नौकरी करने लगा। और यहां नौकरी करते हुए डेव एक स्काई डाइविंग इंस्ट्रक्टर बन चुका था। यहां काम करते हुए डेव को ये चीज समझ आ चुकी थी कि वीकेंड पर यहां बहुत ज्यादा रश रहता है, और लगातार उसको नॉन स्टॉप ऊपर जाना पड़ता है, फिर नीचे जंप करवाना पड़ता है लोगों को, और इससे ही ऑब्वियसली ये उसका नौकरी का पार्ट है, और वो इस चीज को मना भी नहीं कर सकता। बट जब वो खाली टाइम में होता, जब उसके पास काम नहीं होता, जब 1-2 जंप ही दिन के अंदर करवानी पड़ती, तब वो अपने खुद पैराशूट्स को पैक करता। मतलब कि आपने देखा होगा कि जो बैग उनके पीछे टंगा होता है, जो इस तरीके से ऊपर से कूदते हैं, उसके अंदर पैराशूट्स होते हैं, और डेव को खुद का पैराशूट पैक करना बहुत ज्यादा पसंद। वो जब भी फ्री होता अपने पैराशूट को देखता कि सही तरीके से पैक है या नहीं। इसके अलावा यहाँ
पर एक और रिजर्व पैराशूट भी होता है उसी बैग के अंदर, जो इस मेन पैराशूट के नीचे लगाया जाता है। मतलब अब आप सोचकर देखिए, एक पूरा का पूरा एक बड़ा बैग है, वो कंधे के ऊपर टंगा हुआ है, उस बैग के अंदर ऊपरी हिस्से में मेन पैराशूट है, इसके अलावा उसके नीचे वाले हिस्से में एक छोटा सा हिस्सा इस बैग के अंदर बनाया जाता है जिसके अंदर इमरजेंसी पैराशूट लगाया जाता है। बट अब आप सोच कर देखिए, जो ये लोग यहां पर काम कर रहे थे इसी स्कूल के अंदर, जितने भी इंस्ट्रक्टर थे, अब यहाँ डेव अकेला तो था नहीं, वो सभी के सभी लोग अपना पैराशूट खुद पैक करते, बट वो कभी भी अपना ये रिजर्व पैराशूट तो खोलते ही नहीं। उनको आज तक इसको खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी, इसलिए उन्होंने इस चीज को संभाला भी नहीं कि आखिर उनके अंदर वाले पैराशूट की हालत क्या है, क्या उसकी रस्सियां ठीक है, या फिर वो गला तो नहीं, या फिर वो कहीं उलझा हुआ तो नहीं है। नहीं, किसी ने भी चेक नहीं किया। इसके अलावा तो जो सैटरडे संडे वाले दिन होते हैं वहां इतनी ज्यादा भीड़ होती है कि जो भी पैराशूट फंसे तुरंत इंस्ट्रक्टर अपने कंधे पर लाद कर सीधा कस्टमर के साथ ऊपर हवा में चला जाता है। और 1 अगस्त 2009 के दिन भी डेव के साथ यही चल रहा था। जो भी पैराशूट उसको वहां टंगा हुआ दिखता, वो तुरंत उसको अपने कंधे पर लाद कर तुरंत ही प्लेन के पास जाता, दूसरे कस्टमर को अपने साथ लगाता, कस्टमर को अपने आगे बांधकर प्लेन पर चढ़कर ऊपर से जंप लगाता, पैराशूट खोलता, नीचे आता, और यही सारी साइकिल बार बार रिपीट चल रही थी। अब दिन के तकरीबन 3 साढ़े 3 बज चुके थे और फाइनली ये वो टाइम था जब डेव की ड्यूटी खत्म हो चुकी थी और उसको अपने सारे के सारे गियर्स वगैरह, ड्रेस वगैरह उतार कर अपने घर जाना था। बट जैसे ही वो अपने इस चेंजिंग रूम के अंदर पहुंचा, तुरंत ही मैनेजर पीछे से भागता हुआ आया और उसको बोलने लगा कि हे डेव, अगर यार तुम बुरा ना मानो तो प्लीज एक और आखिरी जंप कर दोगे, क्योंकि कस्टमर सामने खड़ा है और वो बहुत ज्यादा जिद कर रहा है अभी की अभी स्टैंड अप जंपिंग के लिए, और हमारे पास कोई और इंस्ट्रक्टर है ही नहीं, तो आप प्लीज इस चीज को मैनेज कर लीजिए। डेव ने कहा कोई दिक्कत नहीं है सर, मैं अभी कर लूंगा, आप बिल्कुल भी परेशान ना होइए। डेव ने उस चेंजिंग रूम के अंदर जो अपनी ड्रेस लगभग उतारी दी थी वो ड्रेस वापस पहनी, अपने सारे गियर्स वापस डाले और अपने साथ एक और रिपैक किया हुआ पैराशूट जो वहीं पर टंगा हुआ था बहुत सारे पैराशूट्स के बीच में, उस पैराशूट को उठाया और सामने की तरफ निकल पड़ा। वो पूछने लगा मैनेजर से कि आखिर बताइए कौन से कस्टमर है, तो सामने मैनेजर ने इशारा कर दिया कि वो खड़े, आप जाकर उनसे मिल लीजिए। तो जैसे ही डेव सामने कस्टमर के पास पहुंचा तो असल में कस्टमर थी 54 यानी कि 54 ईयर ओल्ड शर्ले डिगर्ट, जो वहीं पर अपने बेटे के साथ अपना 54वां बर्थडे ही सेलिब्रेट करने के लिए स्काई डाइविंग करने के लिए पहुंची थी। डेव ने जाकर शर्ले और उसके बेटे से पूछा कि क्या आप लोग पहली बार जंप करने वाले हो, तो इन दोनों ने हाँ में रिप्लाई दिया। इनके साथ इनका और भी परिवार खड़ा था, मतलब कि शर्ले के 3 पोता पोती खड़े थे, वहां पर शर्ले का हस्बैंड भी खड़ा था। तो उन सभी से पूछने लगे कि आप लोग भी करने वाले हैं, तो उन सभी ने मना कर दिया। सिर्फ यहाँ का शर्ले और उसका बेटा यानी कि 30 साल का, वो भी अपना 30th बर्थडे जल्दी ही सेलिब्रेट करने वाला था। उसकी खुशी में ही पहले ही ये दोनों लोग यानी कि माँ और बेटा अब यहाँ से जंप करने वाले थे। इन सभी ने डेव को बताया कि नहीं नहीं नहीं, हम पहली बार इस तरीके से हवा में कूदने वाले हैं और हमको इस चीज का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। डेव ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल भी नर्वस मत होइए, मुझे पता है जो लोग पहली बार इस तरीके से जंप करते हैं वो बहुत ज्यादा नर्वस होते हैं, बहुत ज्यादा डरा हुआ फील करते हैं, तो आप लोगों को डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप लोग मेरे साथ हो और यहाँ के इंस्ट्रक्टर बहुत ज्यादा काबिलियत से भरे हुए हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो डेव ने अपने कंधे के ऊपर बैग टांगा हुआ था उसके अंदर 2 पैराशूट थे। एक मेन पैराशूट जो बार बार खुलता है, डेली कई बार खुलता है, जो भी इंस्ट्रक्टर उसको अपने कंधे पर लादता है वही उसे खोलता है। बट उसके नीचे एक रिजर्व पैराशूट भी होता है, इमरजेंसी पैराशूट। अगर मेन पैराशूट ना खुले तो यही नीचे वाला काम आएगा। अब आप इन दोनों पैराशूट्स को बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। डेव के साथ ही एक और इंस्ट्रक्टर भी खड़ा था, क्योंकि 2 लोग थे यानी कि शर्ले और उसका बेटा, ये दोनों लोग जंप करने वाले थे, तो इनके लिए 2 इंस्ट्रक्टर चाहिए थे। एक तो डेव हो गया, एक और इंस्ट्रक्टर भी वहीं पर खड़ा था जिसने तुरंत ही शर्ले के बेटे को अपने पास बुलाया और ये चारों लोग मिलकर अब सीधा प्लेन के पास जाने लगे और प्लेन के पास पहुंचकर सीधा उस प्लेन के ऊपर चढ़े, अंदर जाकर बैठे। शर्ले डेव के सामने बैठी हुई थी और वो बार बार पूछ रही थी कि इसमें डर तो नहीं लगेगा ना, बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे इसका कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। डेव ने कहा कोई दिक्कत नहीं, आप बिल्कुल मत डरिए, मैं हूं आपके साथ। और ये चीज सुनते सुनते ही वो प्लेन वहां से टेक ऑफ हो चुका था और टेक ऑफ होकर जल्दी ही ये जहाज लगभग 13,500 फीट की ऊंचाई पर पहुंच भी चुका था। 13,500 फीट का आंकड़ा जैसे ही प्लेन ने टच किया, अंदर मौजूद पायलट ने इंस्ट्रक्टर्स को अंदर से ही इशारा किया कि हम ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं, अब आप लोग जंप लगा सकते हो। ये बात सुनते ही डेव के साथ जो दूसरा इंस्ट्रक्टर बैठा हुआ था उसने सबसे पहले शर्ले के बेटे को अपने साथ अटैच किया। इन दोनों ने अपनी अपनी ड्रेसेस डाली हुई थी, उस इंस्ट्रक्टर ने भी अपने पीछे वो पैराशूट लगा रखा था और ये चीज सुनते ही दोनों एक दूसरे को विश करते ही नीचे की तरफ कूद चुके थे। अब बारी थी शर्ले और डेव की। डेव ने तुरंत ही सामने बैठी हुई शर्ले को इशारा किया कि खड़े हो जाओ और शर्ले अब खड़ी हो चुकी थी। उसने
डेव को फिर से कहा कि यार मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। डेव ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं हूं तुम्हारे साथ। डेव ने हर बार की तरह नीचे कूदने से पहले अपने सारे गियर चेक किए, बार बार देखा कि उसके सारे जो बकल्स लगे हुए हैं वो सही है या नहीं। उसने पीछे बैग को हाथ लगाकर देखा, बैग एकदम सही था। उसने पीछे अपनी मौजूद रस्सी को भी एक बार हाथ लगाने की कोशिश करी। वही मसल मेमोरी, आप समझ सकते हैं, बार बार उसको वो चेक करनी पड़ती है कि क्या उसका हाथ उस रस्सी तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा, जिसको खींचते ही बैग से पैराशूट निकल जाएगा। ये चीज पूरा करते ही उसने शर्ले को अपने साथ अटैच किया। सभी के सभी बकल्स को जोड़ा जा चुका था। अब फाइनली शर्ले आगे और ये डेव पीछे, ये दोनों अटैच हो चुके थे। अब ये दोनों ही इस जहाज से कूदने के लिए रेडी थे। धीरे धीरे पकड़ के डेव शर्ले को आगे की तरफ लेकर गया, उस गेट की तरफ लेकर गया जो खुला हुआ था, और उसी गेट से उनको नीचे कूदना था। बट आगे जाते जाते शर्ले को बहुत ज्यादा डर लग रहा था। उसने नीचे की तरफ देखा और जोर से चिल्लाने लगी। डेव ने उसे शांत करवाया और कहा कि डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं तुम्हारे साथ, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। डेव उसे फिर से धीरे 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 आगे की तरफ लेकर गया। अब यहाँ इंस्ट्रक्टर्स का काम होता है कि जो लोग इस तरीके से डरे उनका मुंह पकड़कर ऊपर की तरफ करवा दो, ताकि उनको पता ही ना लगे कि आखिर वो किस ऊंचाई पर उड़ रहे हैं। इसलिए यहां भी डेव ने ऐसा ही किया। वो जैसे ही आगे की तरफ लेकर गया, किनारे पर खड़ा होकर डेव ने तुरंत ही शर्ले के मुंह को आगे से पकड़ा, ऊपर की तरफ किया, और अब ये दोनों लोग नीचे जहाज से जंप लगा चुके थे। अब अगर आप लोगों ने कभी स्काई डाइविंग ना करी हो तो भी मैं आपको बता दूं कि एक जहाज से जैसे ही कोई स्काई डाइवर जंप करता है और उसको नीचे तक आने में तकरीबन 2 से 3 मिनटों का टाइम लगता है। अब ये 2 से 3 मिनट क्यों, एग्जैक्टली टाइम क्यों नहीं, क्यों? क्योंकि सभी का अलग अलग हिसाब होता है कि कोई तो बहुत जल्दी ही पैराशूट खोल देता है, उसको नीचे उतरने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। अब कोई बिल्कुल ही नीचे 4000-3000 फीट की ऊंचाई पर आकर पैराशूट को खोलता है, उसको तकरीबन 1.5-2 मिनट ही लगते हैं नीचे लैंड होने में। बट ये जो 2 मिनट होते हैं अपनी जिंदगी के, कभी आप फील करके देखना, इन 2 मिनटों में आपको लगेगा कि सिर्फ आप ही आप हो इस दुनिया के अंदर, आपको कुछ और चीज दिखाई नहीं देगी। ये 2 मिनट आपके लिए ऐसे 20 मिनट बन जाएंगे जिनको आप कभी भी अपने से दूर नहीं करना चाहोगे। वो एक्सपीरियंस एक अलग एक्सपीरियंस होता है। आप एक बार जिंदगी के अंदर स्काई डाइविंग जरूर करके देखना। और यही इच्छा ही थी जो डेव को स्काई डाइविंग से पकड़ के रखी हुई थी। क्यों? क्योंकि डेव के पहले भी 2-3 एक्सीडेंट्स हो चुके थे, स्काई डाइविंग में नहीं, बाइक वगैरह चलाते हुए, गाड़ी वगैरह चलाते हुए उसके एक्सीडेंट हो चुके थे, उनमें उसको भयंकर चोट लगी थी। बट इन दोनों ही एक्सीडेंट्स के बाद डेव अपने माइंड में बस यही सोचता कि क्या वो अब दोबारा से स्काई डाइविंग कर पाएगा या नहीं। डॉक्टर्स उसको मना करते कि नहीं करनी, लेकिन फिर भी वो खुद को इस तरीके से तैयार करता कि हाँ उसे स्काई डाइविंग करनी है। ये स्काई डाइविंग डेव को इतनी ज्यादा पसंद थी। खैर ये जो जंप अभी इन दोनों ने लगाई थी, इस जंप के अंदर पहले से ही मैनेजर द्वारा डेव को बता दिया गया था कि शर्ले को तकरीबन 3 बार 360 डिग्री घुमाना है, ताकि वो अच्छे से पूरा व्यू ले सके, टेक्सास के ऊपर का अच्छे से दुनिया को देख सके, उसको अच्छा लगना चाहिए, उसके पैसे वसूल होने चाहिए। ऐसा ही बिल्कुल डेव ने किया। डेव ने जंप लगाते ही उसके कुछ ही सेकंड्स बाद खुद को घुमाना शुरू कर दिया, जिससे ना सिर्फ वो खुद बल्कि शर्ले भी उसके साथ जो बंधी हुई थी वो भी घूम रही थी। और घूमते घूमते ऑब्वियसली यहाँ लोग बहुत ज़्यादा एड्रेनलिन ले लेते हैं, इस चीज़ में बहुत ज़्यादा खो जाते हैं, उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ऑब्वियसली। और इसी चीज़ के अंदर शर्ले भी बार बार चिल्ला रही थी कि उसको बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत एंजॉय कर रही है, और वो बहुत ही खुशी के साथ नीचे आए जा रहे थे। बट यहाँ बार बार डेव अपने हाथ पर बंधी हुई घड़ी को देख रहा था। बट ये घड़ी असल में कोई घड़ी नहीं थी, बल्कि ये एक रिस्ट ऑल्टीमीटर था जो यहाँ डेव ने अपने हाथों के ऊपर बांधा हुआ था। और इसी को देखकर डेव अंदाजा लगाता कि आखिर वो कितने फुट की ऊंचाई पर है और कब उसे अपने पैराशूट से वो रस्सी खोलनी है जिससे वो पैराशूट खुल जाएगा। 3 बार शर्ले को अच्छे से ऊपर हवा में घुमाने के बाद फाइनली डेव ने देखा कि उसका मीटर 5000 फुट की ऊंचाई शो कर रहा है। अब ये टाइम आ चुका है जब उसे अपनी वो रस्सी खींचनी है और वो पैराशूट खुल जाएगा और ये दोनों लोग आराम से झूले खाते हुए नीचे लैंड हो जाएंगे। और जैसे ही वो 5000 फीट का उसने मीटर देखा, उसने तुरंत ही अपने बैग पे पीछे बंधी हुई रस्सी को खींचा और अब वो पैराशूट ऊपर की तरफ खुल चुका था। बट जैसे ही कोई भी स्काई डाइविंग जंपर अपना पैराशूट खोलता है, वो एक झटके में इस तरीके से जागो पर नहीं खुल जाता। उसकी पहले चैन खुलेगी, वो ऊपर की तरफ जाएगा, उसकी जो रस्सियां हैं वो सारी लंबी हो जाएंगी और ऊपर जाकर वो धीरे धीरे अपने आप को फॉल करेगा और धीरे धीरे खुलेगा। एकदम से नहीं खुलता। आपको दिखने में ऐसा लगता है कि वो एक झटके में खुल गया है, बट ऐसा नहीं होता। उसको खुलने में कुछ क्षण लगते हैं, कुछ मोमेंट्स लगते हैं। बट यहां पर अब की बार जो डेव ने वो रिप कॉर्ड खींची थी अपनी और जिसे वो पैराशूट ऊपर गया था, वो एकदम से इतना झटके के साथ गया कि ना सिर्फ उसने बहुत तेज एक वहां पर आवाज करी और यहां पर एक बहुत ही जोर का झटका डेव की कमर को भी लगा। और ये चीज जैसे ही डेव ने फील करी, डेव समझ चुका था कि नहीं यार कुछ तो गड़बड़
पर जरूर है। फिर भी यहाँ तकरीबन 2 सेकंड तक डेव ने वेट किया कि क्या उनका पैराशूट खुलता है नहीं खुलता, लेकिन 2 सेकंड तक भी वो पैराशूट नहीं खुला। और डेव ने जब ऊपर की तरफ अपना मुंह करके देखा तो असल में यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी दिक्कत हो चुकी थी। जी हाँ, वो जो पैराशूट, जो मेन पैराशूट उनका खुल के ऊपर की तरफ गया था, उसकी रस्सियां आपस में उलझी हुई थी। और वो रस्सियां ना सिर्फ आपस में उलझ कर, बल्कि वो जो कपड़ा होता है पैराशूट का, उस पैराशूट के कपड़े से भी लिपटी हुई थी। मतलब कि अब आप सोच कर देखिए, ये पैराशूट एक पैराशूट ना रहकर एक बहुत ही बड़ी गठड़ी सी बन चुकी थी कपड़ों की। जैसे कि आप सोच ही सकते हैं ना, हम कपड़ों को इकट्ठा कर देते हैं और उसके ऊपर किसी तार को लपेट दो, ऐसा ही कुछ यहां पर हो चुका था। ऊपर उनके एक वो बहुत ही बड़ी वो गठड़ी हवा में उनके साथ नीचे गिर रही है और इसी चीज को तो इनको बचाना था। इसी पैराशूट की वजह से डेव और शर्ले की स्पीड कम होने वाली थी नीचे गिरने की, क्योंकि अभी तक तो वो तकरीबन 120 मील प्रति घंटे की रफ्तार से नीचे गिर रहे थे। और अगर इसी स्पीड से वो नीचे गिरते रहे तो आने वाले कुछ ही सेकंड्स के अंदर वो जमीन से टकरा जाते। बट यहां दिक्कत सिर्फ यही नहीं थी, जो ऊपर ये पैराशूट उलझा हुआ था, इसकी रस्सियां कुछ इस तरीके से उलझ चुकी थी कि ऊपर ही मौजूद इस पैराशूट ने गिरते हुए नीचे बोझ से अपने आप को बहुत तेज घुमाना शुरू कर दिया। और ना सिर्फ अब ये पैराशूट घूम रहा था, बल्कि इसके साथ नीचे लटके हुए शर्ले और डेव, ये दोनों बहुत तेजी से घूमने लगे। बिल्कुल आप सोच कर देखिए कि फिरकी बन चुके थे नीचे गिरते हुए, बहुत तेज से घूमते घूमते वो नीचे गिर रहे हैं। असल में स्काई डाइविंग की दुनिया में इसे डेथ स्पाइरल का नाम दिया जाता है। जब भी कोई स्काई डाइवर इस तरीके की सिचुएशन में फंसता है तो ना जाने कितना ही कोई स्ट्रॉन्ग डाइवर क्यों ना हो, वो इस तरीके की सिचुएशन में फंसते ही बहुत ज्यादा पैनिक कर जाएगा, उसको डर लगेगा, कुछ भी करेगा वो अपनी जान बचाने के लिए। बट यहां पर डेव ने खुद को पैनिक नहीं होने दिया। डेव ने ना सिर्फ खुद को बल्कि अपने साथ लटकी हुई शर्ले को भी शांत रखा कि तुम टेंशन मत लो, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है, अभी सब कुछ ठीक हो जाएगा। डेव ने शर्ले को शांत करवाने की कोशिश करी, क्योंकि अब शर्ले इस पॉइंट पर बहुत तेज से घूमते हुए मदद मांग रही थी। वो बार बार डेव को कह रही थी कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। डेव ने कहा तुम बिल्कुल शांत रहो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, तुम मुझे टाइम तो दो, थोड़ा सा तुम मुझे मौका तो दो, तुम बिल्कुल चुप रहो, मुझे कुछ सोचने दो। और जैसे ये चीज शर्ले ने सुनी वो बिल्कुल चुप हो चुकी थी। डेव ने खुद को एकदम काम किया, एकदम संभाला नीचे गिरते गिरते, और उसको याद आया कि उसके पास 2 चाकू हैं, क्योंकि वो अपने साथ गियर्स के अंदर अपने साथ चाकू लेकर चलते हैं। और जैसे ही ये चीज उसके माइंड में आई, उसने तुरंत ही अपना हाथ, जो भी बहुत तेजी से घूम रहा था, ऑब्वियसली उसका पूरा शरीर ही घूम रहा था, उसने घूमते घूमते ही अपना हाथ शर्ली के पीछे और खुद की छाती के ऊपर लाने की कोशिश करी। बट वो इतनी तेज घूम रहा था कि उसका हाथ यहां तक वो लेकर ही नहीं आ पाया, वो शर्ली के पीछे तक पहुंच ही नहीं पाया। तब उसको याद आया कि उसका एक और चाकू उसकी जेब की साइड में बनी हुई एक और नाइफ पॉकेट के अंदर रखा हुआ है। और तब फिर से उसने घूमते घूमते ही अपना हाथ पीछे की तरफ खींचा। बहुत जोर लग रहा था, आपको पता है कि घूमते घूमते व्यक्ति को बहुत जोर लगाना पड़ता है हिलाने डुलाने के लिए भी। और डेव के अंदर इतना जोर तो नहीं था कि वो इस फोर्स से लड़ते हुए अपना हाथ अपने चाकू तक पहुंचा पाए। असल में यहाँ डेव ये चाह रहा था कि वो चाकू निकालकर किसी तरीके से अपने इस मेन पैराशूट की रस्सियों को काट दे और उसके बाद ही अपना रिजर्व पैराशूट को खोले। क्यों? क्योंकि इस तरीके से ऊपर एक उलझा हुआ पैराशूट पहले ही उनके साथ नीचे गिर रहा है, उसकी रस्सियां ऊपर उलझी हुई हैं, और इस पोजीशन में अगर उसने अपना रिजर्व पैराशूट भी खोल दिया तो ऑब्वियसली वो इसी पैराशूट के अंदर जाकर ऊपर उलझ जाएगा और ये पैराशूट भी उसके कुछ काम का नहीं रहेगा और फाइनली ये दोनों लोग मरी जाएंगे। बट अब डेव के पास कोई और चारा ही नहीं था कि आखिर वो इस पोजीशन में करे तो करे क्या। क्यों? क्योंकि वो अपने चाकू तक पहुंच नहीं पा रहा, ये लोग बहुत तेज से घूम रहे हैं, इनका पैराशूट ऊपर फंस चुका है, वो खुल नहीं रहा। अब ये लोग करे तो करे क्या। डेव ने फाइनली ना कुछ और सोचे समझते हुए, अब क्योंकि उसने अपनी घड़ी के अंदर देखा कि वो तकरीबन 2000 फीट की ऊंचाई पर ही बचे हुए हैं, और फाइनली यहां डेव ने अपना दूसरा रिजर्व पैराशूट, उसकी भी तार खींच दी और ये रिजर्व पैराशूट ऊपर की तरफ जा चुका था। अब यहां पहले मूवमेंट में वो रस्सी खींचते ही उस पैराशूट के ऊपर वाले पैराशूट, जो उलझा हुआ पैराशूट था, मेन पैराशूट, उससे टकराने की बहुत तेज आवाज आई। बट फाइनली किसी किस्मत से ही ये पैराशूट, ये रिजर्व पैराशूट अब ऊपर जाकर डिप्लॉय हो चुका था, खुल चुका था। और जैसे ये खुला, ये लोग एकदम से जो नीचे बहुत तेजी से गिर रहे थे एकदम से बहुत ही स्लो हो चुके थे और फाइनली इन दोनों ने राहत की सांस ली। बट अभी तो इससे भी कुछ बहुत ज्यादा बदतर होने वाला था। जी हाँ, ये लोग आराम से अपने रिजर्व पैराशूट के ऊपर नीचे की तरफ लैंड कर ही रहे थे, तभी इनको एक और बहुत तेज आवाज सुनाई दी। और ये आवाज किसी और की नहीं थी बल्कि इनके पहले वाले पैराशूट की थी, जो अभी तक उलझा हुआ था, जिसकी रस्सियां उलझी हुई थी, वो एकदम से सुलझा और वो खुद भी खुल चुका था। अब आप यहां सोचकर देखिए, कभी तो इनके पास एक पैराशूट भी नहीं था, अब यहां 2-2 पैराशूट इनके सिर के ऊपर खुल चुके थे। एक इस साइड खुल चुका था और एक इस साइड खुल चुका था। बट यहां कोई दिक्कत नहीं है, हम 2 पैराशूट के साथ भी लैंड कर सकते हैं। लेकिन जब किस्मत बहुत बहुत ज्यादा बुरी हो तब ये दोनों ही पैराशूट एक दूसरे के आमने सामने खुल जाते हैं।
अब आप बिल्कुल सोच कर देखिए, जब एक पैराशूट ऊपर की तरफ खुलता है वो आपको नीचे धीरे धीरे लेकर आएगा, बट अगर दो पैराशूट आमने सामने खुले तो ये आपको उसी स्पीड से नीचे लेकर आएंगे जैसे आपके शरीर के ऊपर कोई पैराशूट बंधा ही ना हो। और डेव को ये चीज अच्छे से पता थी कि आखिर वो भी किस सिचुएशन में है। जिस सिचुएशन में दोनों लोग फंसे हुए थे उसे आज हम स्काई डाइविंग की दुनिया में डाउन प्लेन के नाम से जानते हैं। और डेव को ये चीज अच्छे से पता थी कि ये चीज कितनी ज्यादा जानलेवा हो सकती है और इसको तुरंत ही यहां से बाहर निकलना पड़ेगा। डेव ने तुरंत ही दोनों पैराशूट्स की रस्सियों को इधर से खींचना शुरू कर दिया। कभी वो इस साइड से पैराशूट की रस्सियों को खींच रहा है, वो ये चाह रहा था कि कोई एक पैराशूट उसका फोल्ड हो जाए या फिर कोलैप्स कर जाए, सिर्फ वो एक पैराशूट के ऊपर ही नीचे लैंड करे, क्योंकि दो पे तो उनकी स्पीड कम हो ही नहीं रही। वो किसी एक पैराशूट की रस्सियों को अपने पास खींचकर उस पैराशूट को नीचे कोलैप्स करवाना चाह रहा था। बट जैसे ही वो दोनों पैराशूट की रस्सियों को इधर उधर खींचने लगा, ये दोनों ही पैराशूट अब वापस कोलैप्स हो चुके थे। जी हाँ, दोनों पैराशूट खुले, दोनों पैराशूट वापस अब कोलैप्स हो चुके थे और वापस तकरीबन 1000 फीट की ऊंचाई से ये दोनों लोग यानी कि शर्ले और डेव तकरीबन 120 मील प्रति घंटे की रफ्तार से नीचे गिरने लगे। इस टाइम पर बेचारी शर्ली, जिसको ऐसी सिचुएशन के बारे में कोई आइडिया नहीं था कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है, वो बार बार डेव से पूछ रही है कि बताओ मुझे ये क्या चल रहा है हमारे साथ, आखिर हमारे पैराशूट को बार बार ये ऊपर जा रहे हैं, कभी नीचे आ रहे हैं, अब कोलैप्स कर चुके हैं, आखिर ये चाहते क्या हैं। डेव ने सारी सिचुएशन उसको बताने की बजाय उसको कहा कि जस्ट आप प्लीज अभी शांत रहिए। असल में डेव का कोई परिवार तो था नहीं। डेव को स्काई डाइविंग इतनी ज़्यादा पसंद थी कि कई बार तो वो घर पर ना जाने की बजाय इसी स्काई डाइविंग स्कूल के अंदर ही अपना आराम से आग वगैरह जलाकर यहीं पर सो जाया करता। क्योंकि वहाँ घर जाएगा तो अकेला है, वहाँ क्या करेगा। यहाँ उसके काफ़ी सारे और भी इंस्ट्रक्टर दोस्त वो यहीं पर सारे पार्टी वगैरह कर लिया करते, यहीं पर सो जाया करते। तो उसको स्काई डाइविंग से बहुत ज़्यादा प्यार था। बट फाइनली 1 अगस्त 2009 का भी वो दिन था जब खुद डेव को भी अब नीचे गिरते हुए खुद की मौत दिखाई दे रही थी। और ना सिर्फ खुद की बल्कि शर्ले की भी। यहां डेव ने सबसे पहले तो ये सोचा कि उसका तो देखो यहाँ दुनिया में कोई भी नहीं है, उसका कोई परिवार नहीं है, लेकिन ये जो व्यक्ति उसके साथ बंधी हुई है शर्ले, इसका तो पूरा परिवार नीचे खड़ा है, इसकी वेट कर रहा है। और फाइनली अब आप सोच कर देखिए, उसने शर्ले को कहा कि शर्ले हम नीचे बस लैंड होने ही वाले हैं, कुछ ही फुट रह गए, कुछ 100 फुट अभी बचे हुए हैं, तुम तुरंत अपने पैरों को ऊपर की तरफ कर लो। ये चीज सुनते ही शर्ले ने तुरंत ही अपने पैरों को ऊपर की तरफ किया और ये लोग बहुत तेजी से नीचे की तरफ लैंड हो रहे थे, वो भी बिना पैराशूट्स के। डेव ने मन में ही प्लान बना लिया था कि उसका दुनिया में कोई भी नहीं है, वो अगर मर जाए तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट उसके तीनों पोता पोती नीचे खड़े हुए हैं, उसका हस्बैंड यहाँ नीचे वेट कर रहा है, उसका बेटा भी ऊपर से जंप लगाकर नीचे पहुंच चुका है। वो सभी लोग शर्ले का ये हाल होते हुए नहीं देख सकते, उसको यहाँ पर शर्ले के लिए कुछ करना ही पड़ेगा। बस आप अब इस पोजीशन को समझ कर देखिए, नीचे पहले शर्ले थी, उसके ऊपर यहाँ डेव बंधा हुआ था और उनके ऊपर वाले पैराशूट्स वो आराम से अब तो वो नल्ले हो चुके थे, उनका कोई काम नहीं था। बट नीचे गिरते गिरते ही यहाँ सबसे पहले डेव ने पोजीशन को कुछ इस तरीके से खड़ा किया। अब शर्ले आगे, डेव पीछे, और इसी मोमेंट पर पहुंचकर डेव ने शर्ले को कहा था कि शर्ले तुरंत अपनी पैरों को ऊपर की तरफ करो। और ये सुनते ही शर्ले ने अपने पैर उठा लिए। उसको नहीं पता था कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। बट यहां अब कुछ ही फुट बचे हुए थे, यानी कि आप सोच लीजिए सर के तकरीबन 150-200 फुट बचे हुए थे। और इस पॉइंट पर आकर ही डेव ने बहुत जोर लगाया, शर्ले के पैरों को ऊपर की तरफ खींचा, शर्ले को पूरी की पूरी ऊपर की तरफ किया। अब जहां शर्ले आगे की तरफ थी और डेव पीछे की तरफ था, अब बिल्कुल उल्टा हो चुका था। शर्ले ऊपर की तरफ हो चुकी थी और डेव अब नीचे की तरफ हो चुका था। डेव ने यहां खुद को सैक्रिफाइस कर लिया कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं मर जाऊंगा चलेगा, बट इस महिला को कुछ नहीं हो जाना चाहिए। ये अगर गिरे तो बस मेरे ऊपर गिरे, ताकि इसको हल्की फुल्की ही चोट लगे और इसकी जान बच जाए। स्काई डाइविंग के ग्राउंड में खड़े हुए लोग ये सारा कुछ सीन देख रहे थे कि आखिर इनके साथ क्या हो रहा है। वहां पर खड़े और भी लोग ये चीज समझ चुके थे कि आखिर डेव बहुत ही बुरी पोजीशन में फंस चुका है, उसके पैराशूट्स ने काम करना बंद कर दिया है और ऑब्वियसली वो बहुत तेजी से नीचे गिर रहे हैं। सभी के सभी लोगों ने अपनी गाड़ी स्टार्ट करके उसी डायरेक्शन में भगाना शुरू कर दिया था जिस डायरेक्शन में लोग गिरते हुए नीचे की तरफ आ रहे थे। और इसके कुछ ही सेकंड्स बाद डेव और शर्ले नीचे जमीन से टकरा चुके थे और उनके टकराने के बाद इतनी ज्यादा थी कि सोच कर देखिए आप, ये आवाज तकरीबन आधा किलोमीटर दूर तक भी सुनाई दी थी। और जैसे ये सारी की सारी भीड़ इस एक्सीडेंट वाली जगह पर पहुंची जहां पर ये दोनों लोग गिरे थे, वहां पर पहुंचकर इन्होंने देखा कि दोनों बॉडीज आपस में जुड़ी हुई हैं और ना सिर्फ जुड़ी हुई हैं, उनमें से एक हिल रही है और ये हिल रही वाली कोई और नहीं बल्कि शर्ले ही थी।
शर्ले डेव के ऊपर पड़ी थी जबकि डेव नीचे बिल्कुल अनकॉन्शियस खून से लथपथ नीचे पड़ा हुआ था। तुरंत ही पैरामेडिक्स को यहाँ पर बुलाया गया और पैरामेडिक्स वालों ने जब आकर दोनों बॉडीज की हालत को देखा तो यकीनन उनको विश्वास ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि दोनों की हड्डियां एक दूसरे के शरीर से निकल के दूसरों के शरीर में जा घुसी थी। मतलब कि डेव की हड्डियां चकनाचूर होकर उसके शरीर से बाहर निकल के ऊपर मौजूद शर्ले के कहीं ना कहीं शरीर में घुसी हुई थी और शर्ले की कुछ हड्डियां उसके शरीर से बाहर निकलकर डेव के शरीर में घुसी हुई थी। शर्ले और डेव दोनों को ही तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। अब यहाँ हॉस्पिटल में ऑब्वियसली शर्ले को भी बहुत भयंकर चोटें लगी थी। अब यहाँ डेव का तो कोई हिसाब किताब ही नहीं था, लेकिन यहाँ शर्ले को जो चोटें थी वो सारी ट्रीटेबल थी, उनका इलाज था। तकरीबन 3 दिनों के इलाज के बाद शर्ले प्रॉपर ठीक हो चुकी थी और इसी हॉस्पिटल में रहते हुए शर्ले को ये न्यूज़ मिली कि डेव अब इस दुनिया में नहीं रहा, वो इसी एक्सीडेंट के अंदर मारा जा चुका है। डेव ने जो लास्ट अपनी चाल चली वो उसके लिए काम कर गई। उसने खुद की जान तो इस टाइम तक दे दी बट उसने शर्ले की जान को बचा दिया। बट जैसे ये न्यूज़ शर्ले और उसके परिवार को दी थी उसके तकरीबन 2 घंटों बाद फिर से एक और कॉल हॉस्पिटल वालों की तरफ से शर्ले के परिवार को आई और उनको बताया गया कि नहीं, जो आपको पहले न्यूज़ दी गई थी डेव के लिए वो प्रीमेच्योर थी, उसके अंदर पूरी सच्चाई नहीं थी। असल में डेव अभी भी जिंदा है और वो नीचे गर्दन से नीचे पूरा पैरालाइज हो चुका है और वो व्हीलचेयर के ऊपर ही अब शिफ्ट होगा अपनी पूरी जिंदगी। इसके कुछ हफ्तों बाद जब शर्ले प्रॉपर पूरे तरीके से ठीक हो चुकी थी उसने उठते ही हॉस्पिटल से बाहर निकलते ही कहा कि मुझे डेव से मिलना है और तुरंत ही शर्ले को बताया गया कि डेव उस हॉस्पिटल में है और उस वहां की इंटेंसिव केयर यूनिट के अंदर है, आईसीयू में भर्ती है, आप जाकर वहां पर मिल सकते हैं। सबसे पहले अपने हॉस्पिटल से बाहर निकलते ही शर्ले सीधा डेव से मिलने के लिए गई। इन दोनों की उस टाइम की मुलाकात कितनी ज़्यादा दिल को पिघला देने वाली थी आप खुद एक बार वीडियो देख लीजिए जब वो शर्ले अपने हॉस्पिटल से निकलकर सीधा डेव के पास मिलने के लिए गई थी हॉस्पिटल में। She is the kind of person for whom a thank you note just won't do. How are you? Pretty good. How are you doing? I'm doing well, pretty good. I'd hug your butt. Why not? This is their first time seeing each other since the accident. And although Shirley came here to Tear Memorial Hermann Hospital, इस एक्सीडेंट के बाद से बेचारे डेव की जिंदगी से स्काई डाइविंग तो लगभग जा ही चुकी थी। उसके बाद उसने कभी भी स्काई डाइविंग को हाथ नहीं लगाया, लगा भी नहीं सकता। वो चाहता है करने के लिए बट वो कर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली उसका शरीर अब साथ नहीं देगा। खैर, आज भी शर्ले और डेव दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। ये लोग आज भी टाइम टू टाइम मिलते हैं। शर्ले उसे मिलने के लिए जाती है उसके घर पर और वो इस इंसिडेंट को याद करके फिर से एक बार इनकी आंखों में पानी आ जाता है। खैर, इस एक्सीडेंट के बारे में आपको क्या कहना है और क्या आपने कभी ऐसी कोई स्काई डाइविंग या फिर पैराग्लाइडिंग करी है? अगर हाँ तो आपके साथ हुए अनुभव को मुझे जरूर बताइएगा नीचे कमेंट्स के अंदर, या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम पर आकर मुझसे वहां शेयर कर सकते हैं। मुझे अच्छा लगेगा आपसे बात करके। मेरी इंस्टाग्राम आईडी ये है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आपके हाथ से फॉलो बटन जरूर क्लिक हो जाना चाहिए। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट AR नॉलेज जोन को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।